इस कार्यक्रम इक्वलिटी फॉर वुमेन इज प्रोग्रेस फॉर ऑल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि हमारे चीफ गेस्ट माननीय न्यायाधीश उच्च न्यायालय लखनऊ माननीय श्री सुधीर सक्सेना जी और माननीय श्री राकेश श्रीवास्तव जी किन्हीं कारणवश अभी हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए हैं, क्योंकि लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कल और परसों ऑल इंडिया लेवल लीगल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, वो जिसकी मीटिंग में ये दोनों उच्च न्यायाधीश व्यस्त हैं। इस वजह से वो हमारे बीच थोड़ी देर में उपस्थित होंगे, तभी हम वुमेन अचीवर्स अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। आज हम यहाँ सभी महिला सशक्तिकरण के लिए अपनी आवाज़ उठाने हेतु एकत्रित हुए हैं और हमारा ये अथक प्रयास है कि महिलाओं का सशक्तिकरण दिन पर दिन बढ़ता जाए। इसी क्रम में हम आज एक नाटक वितृष्णा का मंचन कर रहे हैं, जो कि श्री महेंद्र भीष्म द्वारा लिखा गया है और श्री अजय द्विवेदी के द्वारा निर्देशित किया गया है। नाटक में समाज में महिलाओं के प्रति पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों पहलुओं को चित्रित किया गया है, जिसके माध्यम से हम महिला सशक्तिकरण के बारे में लोगों को बताएंगे। हेल्प यू एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत से काम कर रहा है, जिसमें महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार के खिलाफ रैली, नाटक और अधिक कार्यक्रम संलग्न हैं। इसी क्रम में आज हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। मशहूर कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुसार अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। शास्त्रों में तो नारी को ऊंचा स्थान मिला है, लेकिन व्यवहार में पुरुषों ने ही समाज पर अपनी सत्ता कायम कर रखी है और नारी को तिरस्कृत नजरों से देखा गया है। आज जिस तरह से नारियों पर अत्याचार हो रहे हैं वह किसी से छिपा नहीं है। इन सबका कारण इस समाज में बढ़ती हुई पुरुषों की जो एक हमारे बीच जो एक महत्ता बढ़ती जा रही है, इन सबका कारण यही है, जिसके द्वारा नारी के ऊपर घोर अत्याचार और बीभत्स अत्याचार हो रहे हैं। नारी शक्ति का सकारात्मक पहलू यह है कि जहां नारियों के खिलाफ इतने सारे अत्याचार हो रहे हैं, वहीं नारियों ने अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अपना वर्चस्व कायम किया है। नारियों पर अत्याचार, हत्या, मारपीट, बलात्कार, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना, वेश्यावृत्ति दिनों दिन बढ़ रही है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि अब नारी सशक्त होकर सामने आई है और उसको रोकने के लिए समाज ये सब कर रहा है। आज की नारी चुप नहीं बैठी है और पुरुष प्रधान समाज के लिए एक चुनौती बनकर सामने आई है। उसे अपने अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर हमें यह विचार करना है कि इस नाजुक मोड़ पर जहां विकास की धारा निरंतर बढ़ रही है, हम सबको नारी की सहायता करनी है। हमारा संविधान और कानून सभी इसके लिए प्रतिबद्ध है। आवश्यकता है सामाजिक स्तर पर, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सोच बदलने की। आइए इस विशेष दिवस पर हम सभी प्रण लें कि नारी के विकास में सहयोग करेंगे और दिन पर दिन उसके सशक्तिकरण के लिए प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नाटक वितृष्णा के लेखक श्री महेंद्र भीष्म जी से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आएं और नाटक के बारे में कुछ बताएं और नाटक की शुरुआत करें। श्री महेंद्र भीष्म जी। सभी उपस्थित विद्वजनों को प्रणाम करता हूँ। मैं एक लेखक हूँ और लेखक बनने से पहले इंसान बनना जरूरी है, एक अच्छा इंसान, और उसकी कोशिश में हूँ। यहाँ पे बहुत जल्दी वितृष्णा कहानी मैंने शायद 1995 के आसपास लिखी थी और आज उसका नाट्य रूपांतरण आप लोग देखेंगे। एक लेखक को बहुत खुशी होती है जब उसकी रचना कोई पढ़ता है और वो रचना यदि सराही जाती है तो और उसको बल मिलता है और अच्छा लेखन वो कर सकता है। अभी रूपल जी ने बता दिया है, थोड़ा सा नाटक का टाइम टेबल चेंज हुआ है। 6:30 से होना था, 5:30 से शुरू हो रहा है और एक
कुछ ही क्षणों बाद ये नाटक शुरू हो रहा है और मैं डॉक्टर मनसा जी से निवेदन करूंगा, हमारे नगर की बहुत अच्छी कथाकार हैं, आज वो सम्मानित भी हो रही हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और आज के नाटक की शुरुआत उन्हीं के शब्दों द्वारा होगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज हम उसकी पूर्व संध्या पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमें लगता है यहाँ संख्याएं महिलाओं की अधिक हैं। ये मैसेज जो जाएगा इस नाटक से आपके घर तक जाएगा, आपके दिलों तक जाएगा, जो एक नई दिशा देगा। इसी कामना से हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। वितृष्णा एक कहानी है जो श्री महेंद्र मिश्र द्वारा लिखी गई है। इस पर आधारित नाटक अभी आपके सामने मंचित होगा। स्त्री को सशक्तिकरण के बिंदु में ले जाकर उसके स्त्रीपन, उसकी मौलिकता को हम खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। एक समय का कुचक्र है जिसमें हम स्त्रियां अधिक उत्तरदायी हैं। हमें लगता है कि हम अपनी दया, करुणा, अपने प्रेम से शायद समाज को बेहतर दिशा दे पाएं। हमारा मतलब खुद को सुख देने का नहीं है, आने वाले कल की पीढ़ी को देने का है, समाज को देने का है, एक नई दिशा देने का है। और इसमें आप देखेंगे इस कथा में एक चरित्र है जो अपने बीती इतिहास की चीज़ों को लेकर एक कैरेक्टर डेवलप कर रहा है, जिससे तमाम नकारात्मक चीज़ें आ रही हैं और जो हमारे समाज के लिए अहितकारी है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये नाटक आपके अंदर तक जाए, आपके दिल तक जाए, आपके घरों तक जाए और समाज में एक दिशा प्रेरित करे और लगे कि हम ये गर्व से कह पाए, यत्र नार्यस्तु पुरुषं रमन्ते तत्र। आज हम शहरों में हैं, हमारे आसपास पूरा समाज है। समाज स्त्री और पुरुष दोनों से मिलकर बनता है। हम बाइफर्केट नहीं कर सकते, हम विभक्त नहीं कर सकते स्त्री का समाज या पुरुष का समाज। इस समाज एक पूर्ण है और इस पूर्णता को लेकर जब हम काम करते हैं तो हम सभी लिंग भेद से ऊपर उठकर मानवता की रचना करते हैं। और इसमें हमारी सोच, हमारी व्यक्तिगत कोशिश, हमारा प्रयास सबके लिए सर्वांगीण होना चाहिए। और ये नाटक आपको प्रेरित करेगा, एक दिशा देगा, इस पर आप काम करेंगे। हम आपका बहुत समय नहीं लेंगे, हम चाहेंगे कि अब आपको मंचन की ओर ले चलें और आप देखें, फिर आपको सही रिजल्ट मिले। थैंक यू। बेचारे को लताड़ती रहती है। कष्ट कैसा बाबूजी, ये तो मेरा फर्ज है। छोड़िए बाबूजी, ये तो संसार है। चलिए आप अंदर चलकर दवा खा लीजिए और आराम करिए, मैं तब तक दवा लेकर आती हूँ। चलिए। जी हाँ, बाबूजी को दवा दे दी, वो आराम कर रहे हैं।
मैं दवाई लेने जा रही हूँ। जी ओके बाय। एक्सक्यूज मी। जी आप दवा तो आप तब लेने जाएंगी जब दवा का पर्चा आपके पास होगा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। हेलो, मैं ये कहना चाहती हूँ मैम कि आपका दवा का पर्चा नीचे गिर गया। अवार्ड सबको मिलेगा कि एक ही अवार्ड मिलेगा पूरी टीम के लिए? चलिए मैं भी दवा ही लेने जा रही हूँ, आइए। हाँ तो उसमें राघवेंद्र की जगह शिफ्ट इंचार्ज श्रीमती सेवा मिश्रा। कुछ नहीं, यहाँ आपका कौन भर्ती है? मेरे पिता। और आपका? जी मेरे ससुर जी। अच्छा हाँ टीम। लगता है वार्ड में मेरे रवैये से आप परेशान। आप कहाँ पे हैं? नहीं नहीं खैर छोड़िए। देखने में तो आप गृहिणी मासूमी लगी। मैं हजरतगंज महिला थाना की इंचार्ज नंदिता चौधरी। और आप? हाँ। मैं पद्मा ठाकुर, महिला कॉलेज में इतिहास पढ़ाती हूँ। काफी बोरिंग सब्जेक्ट है ना? नहीं नहीं, हिस्ट्री तो मेरा प्रिय सब्जेक्ट है। अरे कहाँ, हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते तो हिस्टीरिया सा हो जाता है। वैसे आपका जॉब काफी चैलेंजिंग है। अरे हाँ, पिछले संडे आप ही का फोटो तो अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छपा था। वो क्या था? हाँ, सुषमा हत्याकांड का पर्दाफाश करने पर। अरे वाह, वर्दी में आप क्या खूब जस्ती हैं। नहीं नहीं, सब ड्यूटी के अंतर्गत, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। मेरे हस्बैंड हजरतगंज ऑफिस में सीईओ हैं, वो मेरे बॉस हैं। और घर पर आप उनकी बॉस हैं। आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछिए। आप इतनी सरल और हंसमुख स्वभाव की हैं, फिर आपका आपके पिता के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है। यही कहना चाहती है ना? जी, लेकिन क्यों? तो सुनिए मिसेस चौधरी, वास्तव में मैं नारी स्वतंत्रता की प्रबल समर्थक हूँ। हमारा समाज सदियों से पुरुष प्रधान समाज रहा है। कई वर्षों से ये पुरुष हम स्त्रियों पर हमारी ही कमजोरी के कारण शासन करते चले आ रहे हैं। हम जन्म से ही पराधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अब पुरुष पर आमादा बनी रहने की कोशिश इसलिए करता है क्योंकि वो हम स्त्रियों को अपने बराबर नहीं लाना चाहता। वो अपने अधिकार क्षेत्र में हमें स्त्री बने रहने के लिए मजबूर किए रहता है। वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने अधिकार के लिए वो हमें हर समय माता होने का आभास दिलाता रहता है। भय, दया, असुरक्षा और संतरास का भाव हमारे मन मस्तिष्क में भरता रहता है ताकि उस पर हम हावी ना हो सके। मेरा ये मानना है कि अगर स्त्री चाहे तो पुरुष 2400 घंटे पालतू पशु की तरह उसके आगे पीछे घूमता रहे। हम स्त्रियों को तो बचपन से ही पुरुष की अहमियत जताते हुए कभी पिता, कभी भाई, कभी पति और कभी पुत्र के अधिकार क्षेत्र में दे दिया जाता है। फलस्वरूप हमारी प्रकृति पुरुषों के अनुकूल और हमारी नियति पुरुषों की इच्छा पर अवलंबित हो जाती है। जबकि ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि पुरुष अस्तित्व की जन्मदात्री हम स्त्रियां ही हैं। हम स्त्रियां ही उसे पाल पोस कर बड़ा करती हैं। बड़ा होकर वही पुरुष किसी न किसी स्त्री को शोषित, प्रताड़ित और अपने अधिकार क्षेत्र में रखकर मर्यादा का पाठ पढ़ाता है। और उसकी अवज्ञा करने पर उस पर नाना प्रकार की बंदिशें लगाता है, जुल्म ढाता है। क्या मैं कुछ गलत और ज्यादा बोल गई? नहीं नहीं, आप प्रवक्ता तो है ही। अध्ययन और तार्किकता में आप सहज और सुबल हैं। मेरा विचार है कि आप कुछ कुछ सही भी कह रही हैं, लेकिन मेरा प्रश्न कुछ और था। मतलब आपका आपके पिता के प्रति ऐसा व्यवहार क्या पुरुष जाति के लिए वे तृष्णा का घोटक नहीं? कुछ हद तक आप बिल्कुल ठीक कह रही। वास्तव में जो अंदर वो व्यक्ति पड़ा है, मेरा पिता ना होकर के भी मेरा पिता है। वास्तविकता में वो अगर मेरा पिता होता तो शायद उसके साथ मैं ऐसा व्यवहार बिल्कुल ना करती, बल्कि इससे भी बुरा व्यवहार करती। क्या कह रही हैं आप? हाँ मिसेस चौधरी, अंदर जो बूढ़ा बीमार आदमी पड़ा है वो मेरे लिए सिर्फ एक पुरुष है। सामाजिक दृष्टिकोण से मेरा पिता है। बहुत लंबा
लंबा इतिहास है मिसेस चौधरी। मेरे मन में पुरुषों के प्रति पैदा हुई वितृष्णा का बहुत कुछ कारण संबंध मेरी बीती जिंदगी से है। क्या है आपका अतीत? बताइए ना मिसेस पद्मा ठाकुर। सिर्फ मुझे पद्मा कहिए। ओह पद्मा, बताइए ना क्या है आपका अतीत? तो सुनिए, आज से करीब 40 वर्ष पूर्व मिस्टर सुरेंद्र बहादुर राय अल्मोड़ा जिले का कलेक्टर हुआ करता था। जी साहब। क्या हुआ? आजकल आपका काम करने में मन नहीं लगता है? अरे आप भोजन अच्छा बनाते हैं, इसलिए मैंने आपको नौकरी पर रख रखा है, अन्यथा मैं आपको कब से नौकरी से निकाल देता। साहब और ये क्या है? क्या है ये सब? साहब गलती हो गई। आप यहाँ गलती करने आते हैं या नौकरी करने? साहब आप हमारे अन्नदाता हैं साहब, हमें माफ कर दीजिए। आगे से गलती ऐसी नहीं होगी। ठीक है, तो गलती हो गई तो हो गई। आप जाइए यहाँ से। क्या हुआ साहब? नहीं अभी तक? साहब हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे साहब। क्या कहना चाहते हैं आप? साहब हमें अपने रिश्तेदार के यहाँ जाना है साहब, तो हमें छुट्टी चाहिए साहब। छुट्टी? जी साहब। यदि मैं आपको छुट्टी दे दूंगा तो मेरा भोजन कौन बनाएगा? मैं आपको छुट्टी नहीं दे सकता साहब। मेरा जाना बहुत जरूरी है साहब, मैं आपके भोजन की व्यवस्था कर दूंगा। भोजन की व्यवस्था कर दूंगा? कैसे साहब? मेरी पत्नी आकर के बना दिया। तुम अपनी पत्नी को भेजोगे मेरे पास? जी साहब, बहुत अच्छा खाना बना ये साहब। तो नंदलाल, पहले तुम अपनी पत्नी को भेजो, फिर छुट्टी की बात करना। साहब मैं आते वक्त उसे अपने साथ लाया था साहब। मैं उसको बुला करके लाता हूँ, बाहर ही खड़ी अगर आप आदेश करें। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत स्मार्ट होते चले जा रहे हो। अपनी छुट्टी के लिए तुम्हें इतनी जल्दी हो रही है कि पत्नी को साथ लेकर आए हो यहाँ पे। साहब हम तो अब क्या बताएं, हमें जाना बहुत जरूरी है साहब, वरना हम उसे ना लाते, लेकिन हम क्या करें, लाना पड़ा क्योंकि आपके भोजन की व्यवस्था कौन देखेगा। तो तुम अपनी पत्नी को लेके आओ, उससे मिलवाओ। जी साहब अभी नहीं। चलो अच्छा ही है, अकेले नहीं है, किताब में मेरा साथ तो कौन इंसान गाँव में कोई बस जीना ही जीना है।
आजा साहब से नमस्ते। नमस्ते। नंदलाल। जी साहब। तुम अपनी पत्नी को ले आए? जी साहब। एक काम करो, जाकर जरा पानी ले आओ। अभी ना है साहब, अभी ना। नंदलाल से ज्यादा समझदार निकली। अगर तुम मेरा भोजन बना सकती हो तो लाल की मैं छुट्टी कर दूंगा। हाँ? ठीक है? वैसे क्या नाम है तुम्हारा? गौरी साहब। साहब पानी। बड़ी जल्दी पानी ले आए तुम। ऐसे तो कोई काम हो तो क्यों लगाते हो? नंदलाल, क्या बताओ तुम 5 दिन में चले जाओगे? चले आओ। नहीं साहब, एक दिन जाने में लगेगा, एक दिन आने में। चलो ठीक है, ऐसा है तुम्हारी छुट्टी तो मंजूर कर दी। हाँ, और तुम ये बर्तन पहले अंदर रखे आओ। जी ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। हाँ तो जी साहब। ले जाओ अपनी बर्तन। चल आ जा। नंदलाल। जी साहब। जाने से पहले याद रखना, शाम को ठीक 7 बजे अपनी पत्नी को भेज देना यहाँ। जी साहब। चल खाना बनाना। शादी की उम्र बीत चुकी थी। अव्वल दर्जे का अय्याश और रंगीन मिजाज का था। एकांत पाकर गौरी से मीठी मीठी बातें करने लगा और फिर उसने दूसरे दिन से ही गौरी के साथ चहलबाजी शुरू कर दी। ओह गौरी आम पर्वतीय स्त्रियों की भांति भोली भाली पतिव्रता स्त्री थी। इतने बड़े हाकिम को अपने सामने पाकर संकोच से भर उठी और चाहते हुए भी उसकी जातियों का विरोध नहीं कर पाई। और यही संकोच उसे एक दिन धोखा दे गया और उस नराधम शैतान ने एक दिन उसकी अस्मत लूट ली। ओह माय गॉड, ये तो गौरी के साथ बहुत बुरा हुआ। जब नंदलाल आया तो उसे पता चला तब क्या हुआ। नंदलाल को उसने पता ही कहाँ चलने दिया। उसने गौरी को धमकाया कि अगर उसने अपने पति को कुछ भी बताया तो वो उसे नौकरी से निकाल देगा, जान से मरवा देगा। फिर क्या? बेचारी अपने पति की जान की सलामती के लिए पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी। ओह माय गॉड। और
नंदलाल यही समझता रहा कि उसकी पत्नी का पैर फिसलकर पहाड़ी से गिर जाना यही उसकी मृत्यु का कारण है। ये तो बहुत बुरा हुआ। आज भी समाज में ऐसे सफेद पोश भेड़िए छिपे हैं जिनकी काली करतूत से न जाने कितनी ही अबलाएं अपनी अस्मत और जान से हाथ धो बैठती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी मिसेस चौधरी? कहानी तो बहुत ही दुख भरी है मिसेस पलमा। लेकिन मिसेस चौधरी ये कहानी का मध्यांतर है। आगे की कहानी और भी कारुणिक है। आगे क्या हुआ मिसेस पलमा? माँ की मृत्यु के बाद नंदलाल की 15 वर्षीय बेटी जो उस वक्त ननिहाल में थी वो अपने पिता के साथ वापस आ गई और उस कलेक्टर ने नंदलाल को छोटी सहानुभूति दिखाते हुए उसकी बेटी को बेटी बेटी कहकर अपनी कुत्सित योजना को मूर्त रूप देने में लग गया। संभाल के खेलना। किसी चीज का अगर नुकसान हो गया ना तो साहब मुझे डांटेंगे, मुझे जवाब देना पड़ेगा। बापू, जब गलती मैं करूंगी तो आपको जवाब क्यों देना पड़ेगा? गलती मैं करूंगी और जवाब मैं ही दूंगी। अरे बेटी, जब साहब हम मुझसे जवाब मांगेंगे तो मुझे ही डांटेंगे, तुझे नहीं। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे खेलना है तो खेलना है। चुप कर, मुझसे जवान लड़ाती है। मैं किसी से नहीं डरती। लाल साहब देखिए फर्श गंदी करे दे रही है और कुछ किसी चीज का नुकसान हो गया तो आप साहब मुझे ही डांटेंगे। अरे बच्चा है, ये शरारत नहीं करेगा तो क्या तुम करोगे? हाँ तो बेटी क्या खेल रही हो तुम? अद्दू। अद्दू दद्दू क्या खेलती रहती हो तुम भाई? तुमको आप मैं ऐसा खेल बताऊंगा जिसमें हम दोनों लोग मिलके खेल सके। लाल जी साहब। तुम जरा अंदर जाओ, मुझे तुम्हारी बेटी से कुछ जरूरी है। जी साहब। हाँ कुछ सोचा कि अंकल, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आपके साथ कौन सा खेल खेलूंगी। अरे वेरी सिंपल। हो बस छोटी सी बात है। तुमने कभी बचपन में अपनी सहेलियों के साथ कोई खेल नहीं खेला? खेला तो मैंने बहुत सारा खेला है। तो उसमें से कुछ याद होगा तुम्हें? हाँ। कौवा उड़ चीलू। चीलू। तो ऐसा करो, चलो हम लोग बैठते हैं और खेल खेलते हैं। हाँ हाँ देखो नंदलाल, तुम अंदर ही रहना, हम तुम्हारी बेटी से कुछ बात कर रहे हैं। तुम अपने बापू को ये बातें मत बताना, हम लोग खेल रहे हैं, ठीक? सुनो ऐसा करो, चिड़िया उड़, कबूतर उड़, गेंडा उड़। अरे गेंडा कहाँ उड़ेगा? उड़ गया तो हम नहीं जानते। सॉरी सॉरी, गलती गलती गलती। हाँ तुम्हारे कान नहीं पकड़े, अपने पकड़े, ठीक? हाँ चलो फिर से देखते हैं। चलो चिड़िया उड़। उड़ गई चिड़िया। उड़ गई चिड़िया। हाँ। हाँ अच्छा लगा। अब ऐसा है, हम लोग यही खेल खेला करेंगे, हैं? चलो हम लोग बाहर चलते हैं। यहाँ तुम्हारे बापू है ना, चलो आओ, चलो आओ, चलो। यहाँ तो कलेक्टर गंगा को बेटे की तरह ट्रीट कर रहा है। यही तो पुरुष का रूप होता है जो हम स्त्रियां समझ नहीं पाती।
पुरुष और जानवर में कोई फर्क नहीं होता। नहीं, ये पूरे तरीके से सच नहीं है। समाज में कुछ ऐसे भी पुरुष हैं जो सामाजिक रिश्तों को पूरी शिद्दत के साथ न केवल निभाते हैं बल्कि प्रेम और विश्वास के लिए त्याग और बलिदान भी देते हैं। मैं नहीं मानती, मैं कतई इस बात को नहीं मानती। मेरी नजर में सारे के सारे पुरुष एक जैसे होते हैं। नहीं पद्मा जी, आप मुझे ही देखो। मेरे एक बेटी और एक बेटा है, लेकिन दोनों के पिता अलग अलग हैं। ये क्या कह रही है मिसेस चौधरी आप? सच कह रही हैं। मैं छोटी थी तो मेरे माता पिता का एक्सीडेंट हो गया और उसमें उनका देहांत। मेरे मामा मामी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मैं बड़ी हुई तो मुझे एक लड़के से प्यार हो गया और गलतीवश मैं गर्भवती बन गई। जब मामा मामी को पता चला तो उन्होंने इस लड़के से मेरा रिश्ता तय कर दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश विवाह से पूर्व उस लड़की की मृत्यु हो गई। मैं रोने लगी, उदास रहने लगी। फिर क्या हुआ? उसी समय पुलिस सेवा में मेरा चयन हुआ। फिर क्या? फिर पुत्र की प्राप्ति और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एसएसपी कार्यालय में मेरी पोस्टिंग हो गई। वहाँ के एसएसपी ने मेरा देह शोषण करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पीआरओ के पद पर तैनात विनय चौधरी ने न उस एसएसपी से मुझे बचाया बल्कि मेरे एक अच्छे मित्र बने। वो मुझसे प्रेम करने लगी। उन्होंने मेरे साथ विवाह किया। मेरा अतीत जानने के बाद भी उन्होंने मेरे पहले प्रेमी के पुत्र को भी अपनाया। आज वो मेरे दोनों बच्चों को भरपूर प्यार देते हैं, मुझे भी बहुत प्यार करते हैं। हमारा जीवन सुख से चल रहा है। ऐसा बहुत निर्णय होता है मिसेस चौधरी, वरना पुरुष जीवन के प्रत्येक पल में स्त्री पर अपने स्वामित्व का सुख पाना चाहता है। और नंदलाल, उसकी बेटी के बारे में आप बता रही, क्या हुआ उसका? उसके बारे में बताती हूँ आपको, लेकिन एक बात आपको और बता दूं। जब किसी पुरुष को अपना पौरुष सिद्ध करना होता है तो वो स्त्री को अपना माध्यम बनाता है। फिर युद्ध चाहे कोई भी कैसा भी हो, वो स्त्री की देह पर से होकर ही गुजरता है। नंदलाल की बेटी एक दिन गंगा आ जाए तो मजा ही आ जाए। और कहाँ गंगा आने वाली, अभी तो वो थोड़ी देर पहले ही गई है, अभी तो आने वाली। चलो ये किताब पढ़ के ही अपना दिल बहला लेते हैं। अरे वाह, आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अंकल, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपने जो मुझे ये कपड़े दिए हैं, ये कैसे लग रहे हैं मुझ पे? ये कपड़े तो बिल्कुल परियों की तरह लग रहा है। हाँ, तो तुम किसी परी से कम नहीं लग रही हो भाई। ये देखो, परियों की तरह पंख। क्या तुम्हारा दिल नहीं कर रहा है पंख लगा के उड़ने का? तो हो रहा है। सुनो भाई, हम तुम्हें प्यार करना चाहते हैं। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है?
मुझे क्या परेशानी है? अंकल, आपको प्यार करना है तो करिए ना। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप मुझे खूब सारा प्यार करें। शाबाश बेटी, यही चाहता हूँ कि मैं तुझे खूब सारा प्यार करूँ, और जितना प्यार करूँगा उतनी तुझे चॉकलेट, कपड़े और अच्छी अच्छी चीजें दूंगा। ठीक है? हैं? तो आ जा, मैं तुझे प्यार करूँगा। ठीक है? हाँ। तो मैं तुझे ना तो चॉकलेट दूंगा ना कपड़े दूंगा, हाँ, और प्यार भी नहीं करूंगा। बोल, बताएगी? नहीं अंकल, मुझे चॉकलेट भी चाहिए, हाँ, और कपड़े भी चाहिए, और प्यार वो भी चाहिए। चाहिए ना? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। गुड, वेरी गुड। वैसी कहानी सुना रही मिसेस पद्मा? आपके लिए कोई वैसी कहानी होगी मिसेस चौधरी, लेकिन मेरे लिए एक स्याह इतिहास। जानती हो, पाप पुण्य के लगातार खेल में गंगा एक दिन गर्भवती हो गई। और जानती हैं आप, गंगा के गर्भ में कौन पल रहा था? कौन? मैं पल रही थी मिसेस चौधरी। मैं उसका महान कैरेक्टर और उस अभूत पर्वतीय बाला की अवैध संतान हूं मैं। और जब उस कलेक्टर को गंगा की गर्भवती होने का पता चला तो उसके होश उड़ गए। तमाम प्रयत्नों के पश्चात भी डॉक्टर ने गंगा के बच्चे को जन्म देने के लिए कहा, क्योंकि मैं थी, मैं जब वो मुझे गर्भ में नष्ट नहीं कर पाया तो उसका मान कलेक्टर ने एक और चाल चली। वो लखनऊ से अपने परिचित की सेवा में लगे हुए एक नेपाली ठाकुर को ले आया और मेरे नाना जी से कहा कि ये पहाड़ी ब्राह्मण है और मेरी गर्भवती माँ का विवाह उसके साथ करवा दिया। मेरे नाना जी इतने सीधे साधे, उन्हें उस कलेक्टर की चाल का पता न चला और एक कमासुद वर को पाकर वो अपनी लड़की के बोझ से मुक्त हो गए। और उस दुष्ट कलेक्टर के जो बुरे कर्म थे ना, एक दिन उसकी कार पलट गई और वो दुष्ट कलेक्टर उसी खाई में जा गिरा जहां मेरी नानी की लाश मिली थी। जैसी करनी वैसी भरनी। ये तो बहुत अच्छा हुआ मिसेस पद्मा।
जब मेरी माँ मुझे पाल पोस रही थी तो मेरा वही तथाकथित शंकालु पिता दारू पीकर रोज मेरी माँ को पीटता, मारता। सब कुछ सहन करने के बाद भी माँ मुझे पालती पोसती रहती। और एक दिन मेरी माँ ने मेरे पिता की अनुपस्थिति में, उसकी गैर मौजूदगी में मेरा विवाह बहुत ही कम उम्र में अपनी सहेली के लड़के से कर दिया। और जिस दिन मैं ससुराल गई उसके दूसरे दिन ही मेरे शराबी बाप ने मेरी माँ को तब तक पीटा जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। और फिर न जाने कहां से मेरी माँ की साड़ी में आग लग गई। लोग बताते हैं कि एक तरफ मेरी माँ मरी पड़ी थी और दूसरी तरफ मेरा बाप शराब पीकर लुढ़का हुआ पड़ा था। ये जो बूढ़ा आदमी वही मेरी माँ का अत्याचारी पति है। ओ, आप समझिए। कहते हैं ना कि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। मेरी वैवाहिक जीवन अच्छा खासा चल रहा था। न जाने कहां से मेरे ससुराल वाले मेरा इतिहास खोज लाए। मेरा पति तो ना समझ था, लड़का था वो, लेकिन मेरी सास ने मेरे ऊपर ताने मारने शुरू कर दिए और मुझे भला बुरा कहने लगी, मेरे ऊपर अत्याचार करने लगी। तभी एक दिन भागकर मैं अपने नाना जी के पास चली आई। नाना जी ने मुझे पढ़ाया, लिखाया, स्वावलंबी बनाया। और आपके पति वो किधर गए? पति बहुत मेरे प्रवक्ता बनते ही वो पति मेरे तलवे चाटने के लिए तैयार हो गया। पति नाम का जीव मेरा आज सबसे अच्छा सेवक है। 24 घंटे मेरी सेवा में नियमित रहता है। और बच्चे तो मैंने होने ही नहीं दिए मिसेस चौधरी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि फिर से कोई गंगा या एक अत्याचारी पुरुष इस समाज में जन्म ले। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ मिसेस पद्मा। जरूरी नहीं कि हर पुरुष अच्छा हो और हर महिला बुरी हो। मेरे पति संस्कारी व्यक्ति, उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया। हमें हर उस पुरुष और महिला का साथ देना चाहिए जो प्रेम विश्वास के साथ, जिनमें विद्यमान गुण हो, और हर उस महिला और पुरुष का बहिष्कार करना चाहिए जो सामाजिक दायरों से हटकर कृत्य करते हैं। मिसेस पद्मा, हमें अपनी एकाकी सोच को बदलनी होगी। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। प्रेम, त्याग, विश्वासी पति पत्नी के रिश्तों को गहरा बनाता है। आप शायद बिल्कुल ठीक हैं। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। सभी पुरुष खराब नहीं होते, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मेरे नाना जी हैं। मैंने कभी उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया, कभी उनकी सीख ही नहीं मानी। लेकिन आज मैं महसूस कर रही हूं कि कुछ गलत निर्णय लेकर, कुछ गलत धारणाएं बनाकर अपने आंखों देखे यथार्थ के घेरे में मैंने कुछ गलत निर्णय ले लिए, जिसके कारण सिर्फ मेरा ही अहित हुआ है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है मिसेस पद्मा। आप अपने पति के साथ मित्र जैसा व्यवहार करें, एक बच्चे को गोद लेकर उसका जीवन और अपना मातृत्व सफल करें। लेकिन
अब ये सब कुछ कैसे? संकोच ना करें, मैं और मेरे पति हर संभव मदद करेंगे आपकी। थैंक यू सो मच। नेवर आई शैल फॉरगेट यू। लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। मेरे पति मेरा घर पे इंतजार कर रहे होंगे। मैं आपसे फिर मिलूंगी। स्त्री हैं, हमें अपने स्त्री होने पर गर्व है। हम मनुष्यता की जनजाति हैं। कोई हमारे अधिकारों को अब अनदेखा नहीं कर सकता। नारी शक्ति को दुनिया पहचान सकती है और इसका कार्य सृजन है, विध्वंस है। अगर कोई हमारा अहित करता है समाज में कदम कदम पर, ऐसा होता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम समाज के उस हिस्से को अपने आप से काट कर अलग कर दें, बल्कि हमें अपने सुधारों के साथ, अपने विवेक के साथ उसका कोई ना कोई उपचार करना पड़ेगा। हम अपने अधिकारों के प्रति जागृत हैं और ये जागृति ही हमें आगे ले जाएगी। याद रखिए कि जिस परिवार, समाज और राष्ट्र में महिलाओं का सम्मान होता है, वही विकास पाता है, वही सम्मान पाता है और निश्चित रूप से समाज और विश्व पटल पर उसी की उन्नति होती है। नारी शक्ति जिंदाबाद। हम अपने मन में धारण कर लें तो हमारी इस छोटी सी प्रस्तुति की सार्थकता अपने आप आ जाए। सोनी सिंह पद्मा के रूप में आती, प्रियंका सिंह नंदिता के रूप में थी, आकांक्षा वर्मा गौरी और गंगा, दिलीप कुमार बाबूजी के रूप में देखा आपने, सत्येंद्र शुक्ला, नंदलाल उप्रेती, श्रीमती रत्ना समाज सेविका और सुधारथी, कलेक्टर के रूप में अजय द्विवेदी जी थे, सुरेंद्र बहादुर राय। अभी आपने मंचन देखा और एक कहानी का रूपांतर जो नाटक के रूप में किया गया था, जिसके लेखक महेंद्र विष्णु जी थे, निर्देशन अजय द्विवेदी जी का था, मेकअप मनोज वर्मा, लाइट धमाल घोष, संगीत मुकेश वर्मा, विजेंद्र सिंह, सहायक निर्देशन अर्शी श्रीवास्तव। का मंचन देखा और मैं आशा करती हूँ कि हमें ज़रूर प्रेरणा मिली होगी कि किस तरह से इस समाज में महिलाओं और पुरुषों के दो सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हैं। हमारे चीफ गेस्ट जो कि कुछ समय विलम्ब से आने वाले थे, एक मीटिंग में व्यस्त हो जाने के कारण 7:30 बजे तक हमारे बीच उपस्थित हो पाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पर उपस्थित अभी अपनी सभी गणमान्य वुमेन अचीवर्स से ये निवेदन करती हूँ कि वे अपने अपने एक्सपीरियंस, अपनी अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। मैं एक एक करके सबके नाम लूँगी और सबको मंच पर बुलाऊँगी ताकि वो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकें। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी माननीय श्री बी चंद्राकली जी का, जो कि हमीरपुर की जिलाधिकारी हैं। श्रीमती चंद्राकली चुनाव के कारण व्यस्त होने की वजह से हमारे बीच नहीं आ पाई हैं। जिलाधिकारी हमीरपुर होने के बावजूद भी ये हर क्षेत्र में अपना काम कर रही हैं, जिस पर आधारित 2.5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो अब मैं विवेक सैमुअल जी से निवेदन करती हूँ कि चंद्राकली जी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म लोगों के सामने प्रदर्शित की जाए।
बड़ी बड़ी प्लेटें लगी रहती है सोलर लाइट, उससे घरों में तो गांव में भी ज्यादा रहता है, लेकिन ये छोटी सी प्लेट जो हम लोगों की पढ़ने के लिए आई है, इससे हम 3-4 लोग आराम से पढ़ सकते हैं और इसको छोटे मोटे कामों में यूज कर सकते हैं, जैसे पढ़ाई के लिए, खाने के लिए। और ये हम जब ये चार्ज होने लगती है तो रेड कलर की ये लाइट जलने लगती है, जिससे हमें मालूम चल जाता है कि ये चार्ज हो रही है। और जब धूप नहीं निकलती तो नोकिया के पतले पिन से हम चार्ज करते हैं, जिससे कि ये लाइट चार्ज हो जाती है और रात में हम पढ़ते हैं, इसका यूज करते हैं। जब रात में लाइट चली जाती है तो हम लोग इसे जला के पढ़ते हैं और हम लोगों को पढ़ने में भी मदद करती है और हम लोग अच्छे से लाइट में पढ़ सकते हैं। रात में जब चाहे तो पढ़ सकते हैं जितने समय भी, और हम लोगों को बहुत उपयोगी प्लेट है। आप लोगों ने घरों में गांव में देखा होगा, वो बड़ी होती है तो गांव में उजाला देती है मोहल्ले पे, और जब ये चार्ज होती है तो रेड कलर की ये जलने लगती है, तो इससे हमें मालूम चलने लगता है कि सूर्य का प्रकाश लाइट पर पड़ने लगा है। और हम लोग रात में पढ़ते हैं इससे, और जब लाइट चली जाती है तो इसका उपयोग करते हैं छोटे मोटे कामों में, पढ़ने में। अगर कहीं हम लोग जाते हैं तो जलाकर चले जाते हैं, जैसे कहीं अंधेरा हो गया तो जाते हैं, और रात में हम लोग पढ़ते हैं। अगर जब लाइट भी चली जाती है तो पतले पिन से उसको चार्ज कर लेते हैं। ये असीमित ऊर्जा, ये कभी खत्म नहीं होता। इसे जब भी हम सूर्य की रोशनी से चार्ज कर लेते हैं, सूरज की रोशनी से चार्ज कर लेते हैं, और जब ये सूर्य नहीं निकलता तो पतले पिन नोकिया की चार्ज कर लेते हैं, और इसे जब ये चार्ज होने लगता है तो ये लाइटें ये वाली ये किनारे की जलने लगती हैं। ऐसे चिल्ला के कह सकते हैं मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें लाइट उपलब्ध कराई। आप जिंदगी भर शुक्रिया अदा करेंगे। जो आपने सोलर लाइट हमारे पूरे जिले में जितने भी ब्लॉक्स खुले हुए हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, उनमें आपने उपलब्ध कराए हैं, बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। और ये एक असीमित ऊर्जा है, अच्छा ऊर्जा है जो कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा है। इसको आप लाइट्स रहे या न रहे, लेकिन इसको आप हमेशा इसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों के लिए लाइट्स रात को नहीं रहती है और चली जाती है तो उसमें बच्चे अपनी जगह जहाँ बैठे हुए हैं बच्चे, उनको उठने की जरूरत भी नहीं है। उसको लाइट्स को ओपन करके, इसको इस तरह से ओपन करके आप सामने रख के बच्चे 2-3 कॉपियाँ रख के इसमें आराम से पढ़ सकते हैं बच्चे। और इसको चार्ज करने के लिए धूप की रोशनी इतनी भी है, इतने भी बड़े चार्ज हो सकती है। जब ये चार्ज होती है तो इसकी लाइट्स जो रेड कलर की है यहाँ पे ये ऑन हो जाती है, जब चार्ज हो जाती है पूरी तरह से। तो इसको आप नोकिया के पिन से उसके जहाँ भी जाना होता है वहाँ चले जाते हैं। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय सुमेरपुर की छात्रा हूँ। कितने घंटे आप इस लाइट से पढ़ाई करते हो? जब पहले ये लाइटें नहीं थी तो हम लोग 9 बजे तक पढ़ते थे, 9 बजे के बाद सो जाते थे, सुबह 4:30 बजे उठ के पढ़ते थे। लेकिन अब हम लोग 9:30 बजे तक पढ़ते हैं, इसके बाद 4:30 बजे उठ के पढ़ने लगते हैं। इसके बाद फिर फ्रेश हो के फिर क्लास के लिए तैयार होते नाश्ते के बाद। बहुत धन्यवाद करते हैं। कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ती जो सुमेरपुर ब्लॉक में है। और मैं इस लाइट का उपयोग बताना चाहती हूँ कि मैम के देने से हमें क्या फ़ायदा हुआ। हम जब रात में ये टॉयलेट करने जाते हैं तो अंधेरा रहता है, ऐसा सब लोग डरा देते हैं कि अंधेरे में मत जाओ, भूत है भूत है। लेकिन जब लाइट को हम लेके जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा डर भी दूर हो गया कि भूत कुछ नहीं होते। हाँ, तो इससे हम चालू करके बाथरूम टॉयलेट हर जगह जा सकते हैं और हमें डर भी नहीं लगता। हम मैम को अभिनेत्री रखा सावित्री अदिति जाते थे कि खुशी के
यात्रा के लिए भेज दिया। अब मुझे आगे निकली हर चीज लेने की अवस्था देती तो हरियाली के बन के घोड़े के बच्चे के साथ खेल रहा था। छोटा सा एक इनिशिएटिव रामस्वरूप कॉलेज में भी चल रहा है अपनी पाठशाला के रूप में, जो हमने 2005 में शुरू किया था, जिसमें जो कंस्ट्रक्शन लेबर के बच्चे हैं, 5 बच्चे ऐसे ही धूल मिट्टी में खेल रहे थे तो उनसे शुरुआत की थी। और उसके लिए कोई ख़ास तैयारी नहीं की थी। जो लंच से पहले लैब्स खाली होती हैं उनको हमने क्लासरूम की एक शेप दी थी और जो भी स्टाफ काम कर रहा था कॉलेज में उनसे कहा था कि वॉलंटरी अपना 1 घंटा उन बच्चों को देना है। तो उन 5 बच्चों से शुरुआत की थी हमने, फिर वो बच्चे बढ़ के 15-20 इस तरह बढ़े और एक को देखकर दूसरा अपने आप ही आगे आता है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि हमारी 4 ब्रांचेस पाठशाला की चल रही हैं और जिसमें पूरी तरह से फ्री एजुकेशन दी जाती है बच्चों को। लोग किसी तरह से डोनेशन या कैश या काइंड एक्सेप्ट नहीं करते हैं पाठशाला में। जितना भी होता है वह श्रम एक सेवा के रूप में लेते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स और फैकल्टी रामस्वरूप यूनिवर्सिटी और कॉलेज से जुड़े हैं वो अपना कोई भी इम्पॉर्टेंट ओकेजन आके उन बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। फैकल्टीज़ आके बर्थडेज और एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, आके पढ़ाते हैं, उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं और इसी तरह से हम उन बच्चों का विकास कर रहे हैं। और आसपास के 5-6 गांव में हमारी बसें जाती हैं जो उन बच्चों को सुबह लेकर आती हैं फिर छोड़ने जाती हैं। तो ये एक इनिशिएटिव लिया था। बात यहाँ नारी सशक्तिकरण की हो रही है तो एक इंसिडेंट जो मुझे अभी याद आ रहा है कुछ इस तरह से था कि एक्चुअली कोइंसिडेंटली उस बच्ची का नाम भी गंगा ही है जो हमारे पढ़ती है हमारी, उसकी सहेलियों को पकड़ लिया था। तो खैर बुलवाया गया उन बच्चों को, छोटे लड़के थे 14-15 साल के और काफ़ी पिटाई करी उनकी, मैंने खुद भी पिटाई करी उनकी ऑफिस में और तुरंत उनको निकाल दिया। और सारे ही पाठशाला में पढ़ते थे वो लड़के, कैंटीन के लड़के थे, उनको भी फ्री एजुकेशन मिल रही थी। मैंने गंगा को बुला के पूछा कि पहले भी ऐसा हुआ है क्या? तो उसने जो जवाब दिया मुझे उससे बहुत बल मिला। उसने कहा कि मुझे बड़ी मैम बोलते हैं बच्चे वहाँ, तो बड़ी मैम इस तरह की चीज़ें होती थी लेकिन कभी हम में हिम्मत नहीं थी आके बताने की। और पाठशाला में आने के बाद हमें लगा कि कोई सुनेगा हमारी। तो मुझे एक बहुत संतोष हुआ इस बात का कि किसी की तो परेशानी दूर हुई पाठशाला के माध्यम से। और वो बच्चे आज कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब जो एक आत्मविश्वास मैं उनके चेहरे पर देखती हूँ। यूनिवर्सिटी रामस्वरूप यूनिवर्सिटी चल रही है, कॉलेज चल रहा है, 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें, लेकिन ये 400-500 बच्चों का जो एक पाठशाला का ग्रुप है, somehow this gives a lot of satisfaction and somewhere it gives a sense of pride that we are giving back to the society in some way or the other. So I feel very blessed, thankful to God and all my people who are helping in this project of पाठशाला। इसके अलावा एक फिर नारी सशक्तिकरण की बात है और सिंस मैं हेड करती हूँ ऑर्गेनाइजेशन, तो एक हमने अपना एक वुमेन सेल बना रखा है जिससे कि जितने मेन फोक्स हैं वो काफ़ी चढ़ते हैं। तो हमारे जो नोटिस भी सर्कुलेट होते हैं वो ओनली फॉर वुमेन करके सर्कुलेट होते हैं और आज तक कोई मेन सेल टाइप का नहीं बन पाया। उसको हम प्रतिभा बोलते हैं, मेरी माँ के नाम पर है। प्रतिभा में एक वैल्यू सिस्टम इस तरह से क्रिएट किया गया है और 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रतिभा में 12 फैकल्टी मेंबर से शुरू किया था हमने। इसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाली जितनी फीमेल्स हैं, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो हेड हो, चाहे वो क्लर्क हो,
या मैं हूँ या मेरे जैसे और भी लोग जो काम कर रहे हैं संस्था में, कोई भी हो, हम सब साथ बैठ के हर चीज़ साथ में सेलिब्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टुमारो इज़ वुमेन डे एज एवरीबडी नोज, तो कल का एक कलर कोड कर दिया है ग्रीन, सो एवरीबडी इज़ वेयरिंग ग्रीन टुमारो। एंड छोटी सी टी पार्टी रख ली है जिसमें कि लोग आएंगे, एक छोटा सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह करते हैं। तो इस तरह से हम सारे त्यौहार, सारी चीज़ें मिल के मनाते हैं और उसमें कोई हायरार्की मेंटेन नहीं करते हैं, किसी के लिए अलग से सोफे नहीं रखते हैं, सब एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं और एक साथ मिलजुल के प्रतिभा का जो ये प्लेटफॉर्म है उसमें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, अपनी परेशानियाँ शेयर करते हैं और उसमें हम लोग वर्कशॉप्स भी कराते हैं जिसमें फिनेंशियल प्लानिंग कैसे करें फीमेल्स, वर्किंग फीमेल्स, अपने इन्वेस्टमेंट्स कैसे करें, अपनी हेल्थ इश्यूज़ को कैसे टेकअप करें, अपने घर को और काम को कैसे मैनेज करें। सो इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो हमें लगता है कि बहुत क्लोज हैं किसी भी वर्किंग फीमेल के लिए, क्योंकि मल्टीटास्किंग सभी को करनी पड़ती है और घर छोड़ के तो काम होता नहीं है या काम छोड़ के घर भी नहीं होता। सो दोनों चीज़ों का कैसे बैलेंस करना है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं और इससे एक बहुत डिस्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, बहुत पॉजिटिविटी आती है काम करने में और प्रतिभा की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बाद बहुत खुश सब वापस जाते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव हमने शुरू से ले रखा है और आई फील दैट इज़ वाई दिस पीपल से एवरीबडी इन योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ हैप्पी। आई थिंक छोटी छोटी चीज़ें ये मैटर करती हैं कि हम कैसे सबको कंफर्टेबल फील कराएं, क्योंकि अगर कोई भी फीमेल अपने घर से आ रही है काम करने के लिए तो एक्चुअली वो अपना बहुत बड़ा एक हिस्सा छोड़ कर आ रही है घर पे, और अगर उसके दिमाग में वही परेशानियां चलती रहेंगी तो शायद काम भी अच्छे से नहीं कर पाएगी। सो वी ट्राई टू क्रिएट अ वेरी वेरी कंजीनियल एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फॉर आवर फीमेल एम्प्लॉयज़ एंड दिस इज़ आई थिंक हाउ वी स्टैंड डिफरेंट। I feel very happy, very blessed to be born as a female. I feel I'm not sounding feminist, but I feel much superior because I feel God has given females much more than the men folk. हम में बहुत अपार शक्ति है, बस केवल रियलाइज़ करने की देर है और जो लोग रियलाइज़ करते हैं फिर I don't think so there is any stopping. There was a time जब हमारे देश को भी 4 महिलाएं चला रही थी और आज भी महिला ही चला रही है, हालांकि हम सब एक पर्दे से ढका हुआ है वो, लेकिन नारी शक्ति का कोई आर पार छोर कुछ नहीं है। तो जितने भी फीमेल फोक्स हैं यहाँ पे, दे शुड फील वेरी हैप्पी, वेरी ब्लेस्ड ऑफ बीइंग बोर्न एज फीमेल्स एंड द मैन कैन ओनली प्रे टू बी बोर्न एज फीमेल्स इन द नेक्स्ट बर्थ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद श्रीमती पूजा अग्रवाल जी, हम प्रशंसा करते हैं आपके सराहनीय कदम की। हमारे बीच हमारे अतिथि बैंक ऑफ इंडिया के जोनल मैनेजर श्री M.K. गुप्ता जी आ चुके हैं। मैं श्री हर्षवर्धन अग्रवाल जी से निवेदन करती हूँ कि वे पुष्पगुच्छ के द्वारा उनका सम्मान करें, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मैडम श्री M.K. और दीप प्रज्वलन में अपना योगदान करें हमारी सभी वुमेन अचीवर्स। अगली वुमेन अचीवर हैं डॉक्टर मधु अग्रवाल जी, जो एक्स रीजनल डायरेक्टर रही हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक। डॉक्टर अग्रवाल ने न्यूट्रिशन के ऊपर अनेक सेमिनार और व्याख्यान दिए हैं और भारत से कुपोषण को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। मैं डॉक्टर मधु अग्रवाल से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आएं और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। डॉक्टर मधु अग्रवाल। पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आता है, उसमें मैंने कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रही हूँ और जो मेरा काम है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इंटीग्रेट एरियाज है, वहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी संख्या में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए हैं
और हर साल उन लोगों को पहले हम लोगों ने वोकेशनल ट्रेनिंग दिया। वोकेशनल ट्रेनिंग देने का मकसद यही था कि उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार डालना। काम नहीं चलेगा जब तक उनकी अपनी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, जब तक उनके बच्चों की हेल्थ अच्छी नहीं होगी। इसको ध्यान में रखते हुए और ये जो हमारी ट्रेनिंग की जो बेसिकली हमने इश्यूज लिए वो था न्यूट्रिशन इश्यूज, हेल्थ इश्यूज। फिर हम लोगों ने ये भी सोचा जो हमारे सरकार के द्वारा प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनकी पहुंच जो है इंटीरियर एरियाज तक नहीं हो पाती है और इस कारण से वो लोग जो सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है वो नहीं दे पा रहे हैं। फिर हम लोगों ने जो उनके एरियाज में जो गवर्नमेंट के द्वारा NGOs के द्वारा जो प्रोग्राम्स चल रहे थे उनके बारे में उनको नॉलेज दी गई और उनको कहा गया कि तुम प्रेशर ग्रुप के तरीके से काम करो, क्योंकि ये तुम्हारा अधिकार है। जो भारत सरकार ने कार्यक्रम चलाए हैं उसको आपको लेना है, आप अपने समुदाय के लोगों को प्रेरित करो। और इस तरीके से जो कार्यक्रम चल रहे थे उनके बारे में भी उन लोगों को जानकारी दी। और सच में बता रही हूँ, जो महिलाएं आज तक घर से बाहर नहीं निकली थी, अब उन महिलाओं से अगर बात करें तो पूरी इश्यूज IVF, इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग, टीकाकरण, हेल्थ चेकअप, सारे इश्यूज उनको रटे रहते हैं। इवन जो आसपास इनके बच्चे जो कमज़ोर हैं उनको किस तरीके से डॉक्टर के पास ले जाना है, कैसे रेफर करना है, इन सारे मुद्दों पर भी वो लोग काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व हो रही हैं। और वोकेशनल ट्रेनिंग देकर हम लोगों ने इनके इकोनॉमिक स्टेटस को भी इम्प्रूव किया है। तो इन द नटशेल मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम विमेंस एम्पावरमेंट की बात करते हैं सबसे ज़रूरी ये है कि नॉलेज लेवल को रेज किया जाए। और जो हमारी सोसाइटी में ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान अबॉर्शन कराना और उसके बाद लड़के और लड़कियों के बीच में उनके डाइट के बारे में, हेल्थ सर्विसेज के बारे में भेदभाव करना, इन सब मुद्दों पर हमें बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये देखा गया रूरल एरियाज में प्राइमरी लेवल पर तो लड़कियों की एजुकेशन काफ़ी अच्छी है, सेकेंडरी लेवल पर अगर देखें तो एजुकेशन गैप काफ़ी है। तो इन द नटशेल मैं यही कहना चाहूँगी कि विमेंस एम्पावरमेंट की बात, जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो विमेंस एम्पावरमेंट लाना पड़ेगा, विमेंस एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लाना पड़ेगा, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ हमें महिलाओं के लिए सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा। इसके साथ साथ हेल्थ सर्विसेज, न्यूट्रिशन सर्विसेज जो ऑलरेडी फील्ड में जा रहे हैं उनके पास तक पहुंचाना होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सोशल कल्चर बैरियर, जो कि हमारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर चलते आ रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि हर बेटी का है अधिकार शिक्षा, सेहत, प्यार और दुलार। थैंक यू सो मच।